हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉच क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सौर मंडल के बारे में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। यह आज अपनी सीरीज का तीसरा वीडियो हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको पहला और दूसरा बता दिया था, जो आप जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ आपको बता देता हूँ। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं आगे। अब अपन देख लेते हैं धूम ग्रह के बारे में। अपन देख लेते हैं आखिर ये क्या चीज़ होती है, क्या बला है। पहले अपन उसके बारे में अपन देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको सूरज के बारे में बता दिया, सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको सब कुछ वगैरह बता दिया था। ये आज का आपका अंतिम वगैरह वीडियो हो जाएगा, जिसमें आपका सौर मंडल पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अब देखते हैं सूर्य ग्रह ये क्या चीज़ होती है। मंगल और बृहस्पति के चारों ओर जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसे कहते हैं, और साथ साथ में ये अपने सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे आप ये वाले ग्रह देख सकते हो, जिनके ये चारों तरफ छोटे छोटे वलय देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। और साथ साथ में ये सूरज की परिक्रमा इस तरीके से धीरे धीरे ये लगाते जाते हैं, और ये इस तरीके से दिखाई देते हैं साथियों। ये क्या होते हैं? ये अपने क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे वगैरह आकाश में घूमते रहते हैं, जो अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और साथ साथ में सूरज के भी चक्कर लगाते हैं। और यही आपका है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह आखिर कहते किसे? ये छोटे छोटे आकाश में छोटे छोटे पिंड होते हैं, उसे कहते हैं साथियों। ठीक है ना, ये आप है ना चीज़ है ना नोट रखना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं खगोल शास्त्री के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, इसे ये कहते हैं साथियों। यानी कि कोई भी आपका वगैरह बड़ा ग्रह हो जाएगा, उनके छोटे छोटे पार्ट है ना जो अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जो एक जगह इकट्ठा होकर उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा ये माना जाता है, ऐसे ही खगोल शास्त्री कहते हैं साथियों। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ग्रह ऐसे अपने क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे जो पृथ्वी तक ही पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े गंध का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो, कुछ ग्रह ऐसे टुकड़े हैं जो यहाँ से टूट के पृथ्वी की कक्ष की तरफ आ जाते हैं, और पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, वह ग्रह बड़ा सा पत्थर वगैरह धरती पर पहुंच जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, तब वहाँ पे क्या होता है, कुछ झीलों का निर्माण होता है, कुछ तालाब का निर्माण होता है, और किसी के घर के ऊपर ये गिर जाता है साथियों। जैसा ये आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र की झील हो जाएगी, लूनार झील हो जाएगी, जो इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ है ना नोट करना। अब आपका हो जाएगा एक शुद्ध ग्रह हो जाएगा, जिसको नंगे आंखों से आज भी देखा जा सकता है, यानी कि उसको देखा गया था। जैसे हो जाएगा फोरबेस्टा हो जाएगा, जो एकमात्र ऐसा हो जाएगा शुद्ध ग्रह हो जाएगा जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये हो गया आपका शुद्ध ग्रह हो गया। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह आखिर कहते किसे है? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तब आपको आंसर इतना देना है कि ग्रहों के विस्फोट के बाद में जो इनका कचरा वगैरह बचता है, छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, जो उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और साथ साथ में सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उससे कहते हैं शुद्ध ग्रह कहते हैं साथियों। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं उपग्रह के बारे में अपन देख लेते हैं, क्या चीज़ होती है उपग्रह, उसके बारे में अपन सारा कुछ देख लेते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपग्रह ये क्या हो जाएंगे? एक आकाशीय पिंड हो जाए। आकाशीय पिंड का मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष के चारों ओर घूमने वाला ऐसा पत्थर हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, उसे अपने पिंड कहते हैं, जो अपने ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, और ये चंद्रमा हो जाएगा, जो अपने इनके ना परिक्रमा लगाता है। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी परिक्रमा लगाता है, और पृथ्वी अपने सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। यानी कि सूरज का ग्रह कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, और पृथ्वी का ग्रह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। यानी कि ये कहलाता है उपग्रह कहलाता है, जो बिल्कुल चमकदार नहीं होता है। यानी कि जितने भी आपके 8 ग्रह है ना, वो अपने चमकदार नहीं होते हैं और सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। उसी प्रकार ग्रह ये ना उपग्रह होते हैं, जो किसी भी तरीके से कोई भी चमकदार नहीं होते, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं होती है। इनके पास कुछ भी एनर्जी नहीं होती, ना ही कुछ प्रकाश होता है।
ये क्या करते हैं, सूरज से वह प्रकाश वगैरह लेते हैं और अपने ग्रह की चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ आई होगी कि उपग्रह किसे कहते हैं, जिसके पास किसी भी तरह से कोई भी चमक नहीं होता है, जो अपने ग्रह की चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उसे कहते हैं उपग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए आप अगर समझ सकते हो, जैसे ये पृथ्वी हो जाएगी और ये चंद्रमा हो जाएगा, जो इनकी तरफ चारों ओर चक्कर लगाता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं ग्रहों के समान उपग्रह के भ्रमण पथ होता है, यानी कि ये आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, पथ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना, और ये अपना सूरज है, और सूरज के चारों ओर इस तरीके से ये मार्ग पर है ना अपने चक्कर लगाता है। वैसा ही अपने होता है चंद्रमा होता है, जो पृथ्वी के इस तरीके से मार्ग पर चक्कर लगाता है, और इस पथ को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसे कहते हैं परवलयाकार कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पूछा जाता है। ये इनका पथ हो जाएगा, ये अपने उपग्रह का पथ हो जाएगा, जो इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये इनका पथ हो जाता है। ठीक है ना, आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं बुध और शुक्र, इसका किसी भी तरीके से कोई उपग्रह नहीं हो जाता है, यानी कि बुध हो गया और शुक्र हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, जस्ट इसके पास में बुध अपने देखने को मिलता है, फिर अपने शुक्र हो जाता है, यानी कि दो ही आपकी ये नज़दीक है, इसका किसी भी तरह से कोई भी उपग्रह नहीं होता। बाकी के ये सारे के सारे जितने भी हैं, इनके पीछे वाले जो आपके 6 हो जाएंगे, इनके सारे के सारे उपग्रह देखने को मिलते हैं साथियों। और सर्वाधिक ज़्यादा किसके देखने को मिलते हैं, शनि के देखने को मिलते हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे उपग्रह हो जाएंगे शनि के, ये हो जाएंगे 146 हो जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ग्रह हो जाएगा जिसके सर्वाधिक ज़्यादा उपग्रह देखने को मिलते हैं, तो ये शनि देव हो जाएगा। इस तरीके से आप है ना याद रख सकते हो, कौन सा उपग्रह ऐसा ग्रह हो जाएंगे जिसके किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं हो जाएगा, वह बुध हो जाएगा और शुक्र हो जाएगा साथियों। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको ग्रह के आधार पर मैंने आपको बता दिया था। और पृथ्वी का एकमात्र ऐसा उपग्रह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है साथियों। और इसी के आधार पर आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। अब मैं आपको है ना सारों के सारे आपके जितने भी आपके उपग्रह उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने रहा, जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध और शुक्र, इसका किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं हो जाएगा। पृथ्वी का एक अपने देखने को मिलता है, उसका नाम हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पता है। मंगल ग्रह के 2 अपने उपग्रह हो जाएंगे। बृहस्पति के आपके 95 उपग्रह हो जाएंगे। शनि के जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, सर्वाधिक ज़्यादा किसका हो जाएगा, शनि देव का हो जाता है, 146 देखने को मिलता है। फिर हो जाता है अरुण होता है, इनके उपग्रह हो जाए 27 हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में वरुण हो जाएगा, जिनके 14 देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक कम किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पृथ्वी के हो जाएंगे, जो अपने एक देखने को मिलता है। किसके नहीं हो जाएंगे, ये बुध और शुक्र हो जाएगा। और सर्वाधिक ज़्यादा अपने शनि के हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी है ना दिक्कत है ना मत रहना, मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में अपन देख लेते हैं। चंद्रमा किसका हो जाएगा, ये आपका पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। चंद्रमा के जो भी आपका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये आप जरूर से जरूर है ना याद रख लेना, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपसे कभी कभार ये आपकी पूछी जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 3,84,365 किलोमीटर हो जाती है, जो इन दोनों के बीच में दूरी देखने को मिलती है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये हो जाए चंद्रमा हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाए, इन दोनों के बीच में इतनी दूरी देखने को मिलती है। और यदि आपको जाना है तब आप यहाँ पे अच्छी तरह से जा सकते हो। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा के ऊपर कुछ काले काले दाग दिखाई देते हैं। जैसा कि आप ये वाला देख सकते हो, ये क्या हो जाए, काले काले दाग है ना, छोटे बड़े को दिखाई देते, देख सकते हैं, ये छोटे बड़े आपको दिखाई देते। इसको क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं साथियों, जो आपको पता होना चाहिए। और लेकिन आपको मैं ये वाला बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन है ना केवल है ना आप है ना पृथ्वी से देख सकते हो,
और बाकी वाला पोर्शन है बिल्कुल अंधकार की तरफ ही चला जाता है। और ये भी आप है ना समझ भी सकते हो। आपका सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा के ऊपर काले दाग को क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शांति मैदान कहते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर बच्चों का ये गलत भी हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे काले दाग देखने को मिलते हैं, आखिर कहते क्या है, वह आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। और बाकी वाला पोर्शन अंधकार की तरफ ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज अपने नहीं पहुँचता है साथियों। और यहाँ पे किसी भी तरीके से वायुमंडल नहीं है साथियों, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके से वायुमंडल नहीं है और ना ही भी किसी भी तरीके से कोई भी बादल नहीं बनते, यानी कि ये वगैरह जीने योग्य नहीं हो सकता है। यानी कि अपन लोग यहाँ पे जाए वगैरह तो यहाँ पे वगैरह किसी भी तरीके से जीवन वगैरह व्यापक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वगैरह वायुमंडल भी नहीं है और बादल भी नहीं है, जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है साथियों। और ये अत्यधिक ठंडा वगैरह हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की खुद की है ना एनर्जी नहीं होती है, खुद का वगैरह स्रोत वगैरह नहीं है, इस कारण ये अंतरिक्ष है ना पूरी तरह से ये ठंडा होता है। इसके साथ साथ में ये भी अपना वगैरह ठंडा वगैरह हो जाता है साथियों, आप समझ भी सकते हो। अब देखते हैं इसके ऊपर कुछ वगैरह ज्वालामुखी वगैरह बने हुए, कुछ वगैरह क्रेटर भी बने। आप देख सकते हैं कुछ वगैरह ऐसे पार्ट है जो गहरे आपको दिखाई देते हैं, जैसा ये आप देख सकते हैं कुछ गहरे पार्ट आपको दिखाई देते हैं। ये ना कुछ ना ज्वालामुखी दिखाई देते हैं और कुछ वगैरह क्रेटर भी पाए जाते हैं साथियों। और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में एक सबसे बड़ा वगैरह परत हो जाएगा, जो चंद्रमा ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट आपका पर्वत हो जाएगा, और उसे कहते हैं लिम्बेजिन पर्वत कहते हैं, जो चंद्रमा ग्रह का सबसे ऊंचा ग्रह पर्वत हो जाएगा। कौन सा हो जाए? लिम्बेजिन हो जाएगा। ये आप जो है ना चीज नोट करना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 10,668 मीटर ऊपर हो जाता है, जो कहाँ पे? दक्षिण में स्थापित है। यहाँ पे ये स्थापित देखने को मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप है ना नोट करना। जो भी आपको मैं बता रहा हूँ वहाँ से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ये क्या होता है? चंद्रमा यहाँ पे एक जीवाश्म ग्रह कहते हैं। अब जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी आपके उपग्रह है ना, वो किसी ग्रह के को टूट के ये बने हैं साथियों। जैसा कि आपने पृथ्वी को देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी? ग्रह हो जाएगा, और इनके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह चंद्रमा हो जाएगा। अब पृथ्वी का समय पहले वो कैसा था? यहाँ से कुछ ऐसे वो टुकड़े ना यहाँ से अलग हुए थे, यहाँ से धीरे धीरे अलग हुए थे, जो यहाँ जाके एक जगह इकट्ठा वगैरह हो गए। और यहाँ इकट्ठा हो गए तब ये इनकी संख्या और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, और ये धीरे धीरे करके वह अंतरिक्ष के जितने भी पिंड है यहाँ भी आपके जुड़ गए साथियों। और इसी की तरह से ये चंद्रमा है ना, इसका अगर पृथ्वी का वगैरह जीवाश्म ग्रह कहलाता है साथियों। जैसा कि आप समझ सकते हो, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी से ही बना है और पृथ्वी का ये जीवाश्म कहलाता है। अब देखते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में परिक्रमा का समय काल कितना हो जाएगा। ये हो जाता है 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है, यानी कि ये पृथ्वी हो जाएगी और चंद्रमा हो जाएगा, और ये अपनी पूरी परिक्रमा करने में कुछ 27 दिन और 8 घंटे का समय लगाता है। और ये पृथ्वी है ना अपने सूरज की परिक्रमा लगाने में 356 दिन का समय लगाता है। ये भी आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। अब देखते हैं चंद्रमा जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है और वह घूर्णन में कितना समय लगाता है। यही इतना ही लगाता है, 27 दिन 8 घंटे लगाता है, अपनी घूर्णन गति में यही लगाता है। लेकिन अगर पृथ्वी कितना लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगाती है। ये मैंने आपको है ना कल वाले वीडियो में आपको करा दिया था, और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके कारण यहाँ क्या होगा ना, एक ही भाग अपन को दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान चलिए ये क्या हो जाए, पृथ्वी हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्रकाश वगैरह पृथ्वी से वगैरह सूरज से यहाँ से आ जाता है, और एक ही पार्ट वगैरह यहाँ दिखाई देता है। और जिस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा तो यही पार्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आए तो यही पार्ट दिखाई देगा, यहाँ पे आए तो यही पार्ट आपको दिखाई देता है। इस तरीके से अपन को समझ सकते हो कि पृथ्वी का अपन को यहाँ से देखा जाए तो चंद्रमा का सदैव एक ही भाग अपन को दिखाई देता है, और वो कितने प्रतिशत होता है? 57% हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यदि आप है ना पृथ्वी पे बैठे हो और चंद्रमा की तरफ देखते हो तो कितना प्रतिशत दिखाई देगा? ये 57% आपको दिखाई देगा साथियों, ठीक है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। और भी अपन फैक्ट है वो भी अपन देख लेते। इस लाइन में आपको किसी भी तरीके से कोई ना डाउट एंड मत रखना, क्योंकि आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं।
ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो जाए, यही हो जाएगा काले दाग को क्या कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। और आपका ये वाला पर्वत के आधार पर आपका पूछा जाता है और ये परसेंट के अनुसार आपका 100% आपका ये पूछा जाता है। रेलवे में हो जाए, एसएससी में हो जाए, ये वाले क्वेश्चन आपके है ना पूछे जाते हैं। नोट करना, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के अक्ष के साथ साथ अगर चंद्रमा का अक्ष भी कोणीय दिखाई देता है, कितना प्रतिशत दिखाई देता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 58.48 हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन ना पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर होता है और इसके परिधि को क्या कहते हैं, दिग्वर्ताकार कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं चंद्रमा का व्यास अपन देख लेते, कितना व्यास हो जाता है। यानी कि ये आप समझ सकते हैं, ये क्या हो जाए, चंद्रमा हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या दोनों मिल जाती है तब इनका व्यास देखने को मिलता है। कितना हो जाएगा, 3480 किलोमीटर हो जाता है। ये इनका व्यास है ना देखा जाता है। तथा द्रव्यमान भी अगर पृथ्वी के ऊपर लगभग 1/81 भाग देखने को मिलता है और ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। नोट करना, आपका पूछा जाता है। द्रव्यमान आप सभी लोगों को पता होगा, यदि आप साइंस की क्लास नहीं देख रहे हो तो जरूर से जरूर देख लेना, ये आपका पूछा जाता है। जो अपने पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मैं आपको लिए लाया हूँ। अब देखते हैं ज्वार भाटा, ये क्यों आता है, ये चंद्रमा के कारण आता है साथियों। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा और चंद्रमा ग्रहण की शक्ति के बीच में अनुपात कितना हो जाएगा, और यह हो जाएगा 11:5 देखने को मिलता है, ठीक है ना। मेरी थोड़ी वीक है ना, आप है ना समझ लेना। आगे चलते हैं, अब देखते अपोलो देख ले। अपोलो क्या हो जाएगा, एक यान हो जाएगा जो चंद्रमा पर चला गया था साथियों और वहां से उगर पुराने उगर अवशेष उगर चंद्रमा से लाया था साथियों। और वो जीवाश्म बिल्कुल अगर पृथ्वी के समय अनुसार देखने को मिलते हैं। जब अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय चंद्रमा का निर्माण हुआ था, क्योंकि ये पृथ्वी का जीवाश्म कहाँ देखने को मिलता है, चंद्रमा पर देखने को मिलता है साथियों। और कुछ उगर चट्टाने भी वहां से उगर लाया था और वहाँ से ऊपर कुछ चट्टाने लाया गया था, तो उसमें ऊपर कुछ ऊपर इंपोर्टेड पदार्थ देखने को मिलते हैं। और सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है, टाइटेनियम की मिलती है, जो कहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलता है, चंद्रमा में देखने को मिलता है। और यही क्वेश्चन है जो आपके चंद्रमा के आधार पर आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। मैंने आपको सब कुछ आपको बताया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर कर देना। मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल और स्टडी जीके, साइंस और स्टडी जीके सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। एक बार जरूर से जरूर है ना हमारी मैराथन वीडियो देख लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सुपर मून के बारे में अपन देख लेते हैं। आखिर ये सुपर मून क्या होता है, ये अपन किसका भाग हो जाएगा, ये चंद्रमा का भाग हो जाएगा। जब चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी है ना बिल्कुल कम हो जाती है, तब है ना चंद्रमा है ना अपन को बड़ा दिखाई देता है। कितना प्रतिशत बड़ा दिखाई देता है, ये 14% ज़्यादा दिखाई देता है। और वह उनकी चमक भी और भी ज़्यादा दिखाई देती है, जो आपकी अगर 30% अगर ज़्यादा चमक दिखाई देती है, जो अगर पृथ्वी के जस्ट अगर पास में आ जाता है, और उसे कहते हैं सुपर मून कहते हैं। इस तरीके से आप है ना देख सकते हो, जब पृथ्वी के पास है ना चंद्रमा बिल्कुल नज़दीक वर आ जाए, और उसे कहते हैं सुपर मून कहते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सुपर मून किसे कहते हैं, बड़ा भाग है ना पृथ्वी की तरफ आ जाए और बड़ा होकर दिखाई दे, उसे कहते हैं सुपर मून कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अब देखते हैं ब्लू मून, अपन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार देखने को मिलता है और ये कैलेंडर में अगर 2 अगर आपकी तिथि हो जाएगी, 2 पूर्णिमा हो जाएगी, उसके समय ये दिखाई देता है। और दूसरी पूर्णिमा के समय अगर ये ब्लू मून दिखाई देता है, जो साल में 2 या 3 बार देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, 2 पूर्णिमा के बीच में 31 दिन का समय होना चाहिए और उसके आधार पर ये सारा कुछ अगर होता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पूर्णिमा हो जाएगी और यहाँ पे दूसरी पूर्णिमा हो जाएगी, और इनके बीच में अंतराल होता है जो 31 दिन का होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। और ये साल में केवल अगर 2 या 3 बार देखने को मिलता है, कभी कभार बाहर ही देखने को मिलता है। और ये इस तरीके से दिखाई देता है, देख सकते हो, इस तरीके से दिखाई देता है।
उसे कहते हैं ब्लू मून कहते हैं, जो आपकी साल में 2 या 3 बार दिखाई देता है। कई बार आपके ऊपर 2012 में दिखाई दिया था और 2018 में ये दिखाई दिया था साथियों, और क्या पता आपका अगर 2025 में ही आपको दिखाई दे साथियों। यह हो जाता है ब्लू मून होता है, और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सुपर मून के आधार पर पूछा जाता है, ब्लू मून के आधार पर आपका पूछा जाता है। अब क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, ये कभी कभार ही आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आपका कभी कभार ही आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ब्लू सुपर ईयर के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप अगर इस अगर सबसे अगर समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखा गया ईयर लिखा है ब्लू मून ईयर, यानी कि हर साल में अगर आपकी 2 अगर ब्लू मून हो जाए तो उसको अगर ईयर अवार्ड अगर घोषित किया जाता है। जैसे हो जाएगा 2018 का हो जाएगा, और उस समय अगर 2 या 2 से अधिक है ना दिखाई दिए थे, वह आपका कौन सा हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ब्लू मून ईयर हो जाएगा, जो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना, आपको सभी लोगों को पता है। अब चलते हैं ब्लड मून के बारे में अपन देख लेते हैं। जैसा कि आप ये वाली इमेज देख सकते हो, इस तरीके से हो जाता है, ब्लड मून हो जाता है। और वो क्या होता है, जैसे ये आपकी हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी और ये सूरज हो जाएगा और चंद्रमा हो जाएगा, और बीच में अपने क्या आ गया, ये आ गया पृथ्वी आ गए, और इस तरीके से सूरज का है ना प्रकाश है ना जो चंद्रमा पर नहीं पहुंचता है, तो ये है ना रेड कलर का दिखाई देता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। ठीक है ना, ब्लड मून कहते हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन है पूछा जाता है। यही आपकी क्वेश्चन है जो चंद्रमा के आधार पर आपके पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। चाहो तो आप हमारे नोट्स भी है ना डाउनलोड कर सकते हो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप है ना डाउनलोड कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। क्या देखते हैं, धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। आखिर ये क्या होती है, ये क्या होती है, सौरमंडल में छोटे छोटे उगर काफ़ी उगर टुकड़े होते हैं, और जो अपने गैस और धूल के संग्रह होते हैं, जो उसके क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। आप ये वाली इमेज देख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, धूमकेतु हो जाए, जो बिल्कुल लंबाई के आधार पर देखा जाए तो बहुत ही बड़े होते हैं। इस तरीके से बड़े वगैरह होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से बड़े होते हैं, जो लाखों किलोमीटर ये लंबे वगैरह दिखाई देते हैं। धूल के कण होते हैं जो आसमान में बिल्कुल लंबाई के आधार पर देखे जाते हैं, जो इस प्रकार हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जब भी वगैरह आपके वगैरह पृथ्वी के पास में आते हैं या सूरज के पास में आ जाते हैं, तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से ये पूछा जाता है। और हाल फिलहाल ही वगैरह खगोल शास्त्रियों के द्वारा कहा गया था कि सौर मंडल में 1 लाख से वगैरह ज़्यादा वगैरह यहाँ पे धूमकेतु दिखाई देते हैं साथियों। और हेल ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का धूमकेतु हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, हेल क्या हो जाएगा, एक प्रकार का धूमकेतु हो जाएगा। और इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सूरज की चारों ओर परिक्रमा लगाता है, और ये अपने 76 वर्षों के काल में ही दिखाई देता है। और ये कई बार आपके ऊपर 1986 में दिखाई गया था, अब आपका दिखाई देगा 2062 में दिखाई देगा, धूमकेतु हो जाता है। धूमकेतु क्या होता है, एक प्रकार का गैस और धूल के कुछ और कणों के द्वारा बनाया गया एक लंबा सा अगर इस तरीके से दिखाई देता है, उसे अपने धूमकेतु कहते हैं। ठीक है ना, आपका यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। आगे चलते हैं। अब देते उल्का। उल्का क्या होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, उल्का पिंड अलग होता है और उल्का अलग होता है। आपने ऐसी तो इमेज है ना अपने वगैरह आसमान में देखी होगी, ये क्या हो जाती है, ये अपनी उल्का होती है। आपने कभी सोचा होगा कि ये टूटा हुआ तारा अपने दिखाई देता है, ये क्या होता है, वास्तव में उल्का होता है। ठीक है ना, जो अपने आसमान में दिखाई देता है, जो अपने वगैरह क्षुद्र ग्रह और टूटे हुए धूमकेतु के द्वारा पीछे अपने धूल के कण होते हैं, उसके द्वारा ये दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी आपके वो क्षुद्र ग्रह होते हैं और धूमकेतु के द्वारा जो पीछे अपने कण वगैरह छोड़े जाते हैं, वह होते हैं उल्का होते हैं, जो अपने वगैरह प्रकाश की धारी के समान दिखाई देते हैं। देख सकते हो, जैसे कोई प्रकाश की धारी आपको दिखाई देती है, जो बिल्कुल लंबी वगैरह दिखाई देते हैं, जो बिल्कुल अपने चमकुले होते हैं, और बाद में जाके ये लुप्त वगैरह हो जाते हैं। और ये है, ये सारे कुछ वगैरह आपको आसमान में दिखाई देते हैं। जब भी ये वगैरह पृथ्वी के पास में आते हैं,
तो ये पृथ्वी के पास में आने के बाद ये अगर लुप्त अगर हो जाते हैं। जहाँ के आप है ना हमेशा अगर देखते रहते हो कि ये टूटा हुआ तारा क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। और इसे क्या कहते हैं, टूटा हुआ तारा कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और ये जब भी आपके पृथ्वी की धरातल के पास में आ जाता है तो 80 किलोमीटर में ये पूरी तरह से नष्ट वगैरह हो जाता है। आपने तो मूवी में ज़्यादातर देखा होगा या आसमान में देखा होगा, इस तरीके की इमेज होती है ना, जो अपने उल्का कहलाती हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का ही होता है जो अपने अगर पृथ्वी पर गिरता है ना, उस समय ये उल्का पिंड कहलाता है, जो इस तरीके से दिखाई देता है। देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा जो पृथ्वी पर गिर जाता है, जो अपने अगर इस तरीके से दिखाई देता है। कभी ये अगर संख्या है ना बहुत बड़ी होती है, यानी कि बहुत ही बड़ा होता है, जिससे क्या होता है, कुल अगर झीलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, लूना झील हो जाएगा, जो उल्का पिंड का एक उदाहरण देखने को मिलता है साथियों। और ये आपका उल्का पिंड हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे आपको है ना डाउट है ना मत रखना, क्योंकि आपका ये पूछा जाता है कि उल्का पिंड क्या होता है और उल्का क्या होता है। उल्का होता है जो आसमान में चमकदार वगैरह दिखाई देता है, लेकिन उल्का पिंड क्या होता है, जब वो धरती पे गिरता है ना इस तरीके से, जो आप देख सकते हो, वह उल्का पिंड हो जाएगा। यही आपकी क्वेश्चन है जो आपके अगर डीप के आधार पर पूछे जाते हैं, ज़्यादा इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं कि हर ग्रह की घूर्णन गति, परिक्रमा गति किसके इसके उपग्रह हो जाएंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अपन देख लेते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। जब भी अगर पृथ्वी है ना, आप सभी लोगों को पता है पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमती इस तरीके से घूमती है जैसे है ना दिन रात होता है साथियों। और कितने घंटे में होता है दिन रात घंटे, आप सभी लोगों को पता है 24 घंटे में देखने को मिलता है, अपने अक्ष पर घूमती है। उसी प्रकार अगर दिन रात का बड़ा या छोटा होना, ये किसके कारण होता है, परिक्रमा का एक कारण होता है, यानी कि परिक्रमा के कारण होता है, जो अपने 365 दिन में पूरा करती है। यानी कि सूरज के चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगाती, गोल गोल चक्कर लगाती है, उसे कहते हैं परिक्रमा कहते हैं। और घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती रहती है। और वैसे भी मैंने आपको है ना ये वाला वीडियो आपको सब कुछ आपको करा दिया। अब ये आपके उपग्रह की संख्या हो जाएगी। अब अपन एक एक करके सारे कुछ को देखने वाले हैं। पहले लेते बुध। बुध की घूर्णन गति हो जाएगी 58.6 दिन हो जाएंगे। और शुक्र की हो जाएगी 243 दिन हो जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देते। यानी कि इसकी घूर्णन गति ना बहुत ही ज़्यादा अगर दिनों अगर लगाते, यानी कि धीरे धीरे ये अपनी घूर्णन गति पूरा करता है। पृथ्वी हो जाएगी 24 घंटे में दिखाई देती है। और मंगल ये आपकी 24.6 घंटे में पूरा करती है। और बृहस्पति आपकी 10 घंटे में करती है। शनि है ना जो आपके 10 घंटे में करता है। अरुण है ना जो 17 घंटे में करता है। और वरुण आपके 16 घंटे में कर लेता है। ये अपने अगर सारे कुछ अगर अक्ष पर घूमते रहते हैं। सर्वाधिक ज़्यादा टाइम कौन सा लगाता है, यही आपका अगर शुक्र अगर ज़्यादा टाइम लगाता है। और सबसे कम हो जाएगा जुपिटर हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देते हैं सूरज के चारों ओर परिक्रमा में कुल उगर समय कितना लगाता है। अब देते बुध, ये आपके उगर 88 दिन लगाता है, लेकिन शुक्र जो आपके 224 दिन लगाता है। और पृथ्वी 365 दिन लगाता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मंगल 687 दिन का समय लगाता है। और बृहस्पति 12 साल लगाता है। कितना लगाता है, 12 साल लगाता है। और शनि 29 वर्ष लगाता है। ठीक है ना, 29 वर्ष लगाता है। और अरुण ये 84 वर्ष लगाता है। और वरुण 164 साल लगाता है। यानी कि सर्वाधिक वर्ष समय काल किसका हो जाएगा, यही वरुण का हो जाएगा। सबसे कम ये आपके बुध का हो जाएगा। और ये आपने कैसे होता है, ये अगर परिक्रमा के आधार पर होता है साथियों। और ये आपके रहे सारे उपग्रह रहे, देख सकते हो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध का और शुक्र का किसी भी तरह से कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी ये सारे देखने को मिलते हैं। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको पहले बता दिया है। और इसी के साथ आपका सौर मंडल टॉपिक है ना पूरी तरह से कवर हो गया। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ मैंने आपको बड़ी डिटेल बाय डिटेल और बड़े आराम से तसल्ली के साथ बताया है साथियों। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पृथ्वी की गति और उसकी परिक्रमा के बारे में जानना है, और वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी आपको करा दिया। आप ये वाला वीडियो हमेशा के लिए देख सकते हो, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कम से कम 10 लोगों को जरूर से जरूर है ना शेयर करना है, क्योंकि मैंने आपको ये सब कुछ आपको करा दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। इस कारण जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।